चलो, Recording in progress. सो गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं another chapter, that is our next chapter, और इस next chapter को कहा जाता है chemical bonding। इस next chapter को क्या कहा जाएगा? chemical bonding। और केमिकल बॉन्डिंग में गाइस हम सबसे पहले डिस्कशन कर रहे हैं आयोनिक बॉन्डिंग की। सबसे पहले किसकी डिस्कशन करेंगे हम? आयोनिक बॉन्डिंग की। ओके, सो आयोनिक बॉन्डिंग is basically an electrostatic attraction between cation and anion. So ionic bond is also called electrovalent bond. हमारा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? Electrostatic attraction between cation and anion is called ionic bond or electrovalent bond. ओके, सो जब भी आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली ट्रांसफर फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। तो हम यहां बोलेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड electron is completely transfer from one element to another element। आप ओ लेवल केमिस्ट्री में कहते हैं मेटल टू नॉन मेटल, है ना? मैं उस टर्मिनोलॉजी को इस वक्त ए लेवल में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, टू अनदर एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है, इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करता है? ताकि वो स्टेबिलिटी अचीव कर ले। सही है? तो इसका मतलब बॉन्डिंग का जो प्रोसेस है वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए हमेशा होता है। सो टू अचीव स्टेबिलिटी bonding takes place। bonding takes place। अब आयनिक बॉन्डिंग समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल शेयर करेंगे। All right, so let's move on to the next example। चाहिए? So consider the formation of सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaF। तो सबसे पहली बात, सोडियम है मेरे पास, इसका एटॉमिक नंबर है 11। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो ये हो जाएगा 1s2
2s2, 2p6, 3s1. Now sodium has one valence electron, right? तो अगर सोडियम इस वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, सो इट्स गोइंग टू बी सोडियम आयन। और जब ये सोडियम आयन बनाएगा तो ऑब्वियसली इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनी है वो एग्जैक्टली नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच करती है। उसकी वजह यह है कि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोडियम आयन में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, राइट? सो नोट करो, अगर नियॉन अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट फॉलो करके स्टेबल हो रहा है तो ऑब्वियसली सोडियम आयन के भी वैलेंस शेल में ऑक्टेट फॉलो होगा, वो भी स्टेबल हो जाएगा। एग्रीड ऑन दैट? बट यहां से दो कंक्लूजन्स में जज कर सकता हूं। फर्स्ट कंक्लूजन का जजमेंट ये है कि sodium ion and sodium atom have same number of protons, whereas sodium ion and neon atom have same number of electrons. तो हम बोलेंगे सोडियम एटम and sodium ion have same number of protons. दूसरा पॉइंट है sodium ion and neon atom have same number of electron. यहां से एक पॉइंट और भी तो जज कर सकते हो तुम। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया था ना कि द साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द न्यूट्रल एलिमेंट। ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 9, so configuration is going to be 1s2, 2s2 and then 2p5। सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल से रिमूव किया था वो ऑब्वियसली फ्लोरीन अपने वैलेंस शेल में गेन करेगा, और जब वैलेंस शेल में गेन करेगा obviously it will turn to fluoride. So fluoride ion has 10 electrons, so configuration is going to be 1s2, 2s2, 2p6, और ये exact configuration neon से मैच करती है because neon also has 10 electrons, 1s2, 2s2, 2p6। so अगर neon अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट फॉलो कर रहा है तो फ्लोराइड भी तो अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट फॉलो कर रहा है। यहां से भी कंक्लूजन सेम है कि फ्लोराइड एटम एंड फ्लोराइड आयन, सॉरी फ्लोराइड आयन एंड फ्लोरीन एटम both of them have same number of protons, whereas fluoride ion and neon atom have same number of electrons. तो हम यहां लिखेंगे फ्लोरीन एटम एंड फ्लोराइड आयन have same number of protons. Fluoride ion and neon atom have same number of electrons. So guys, हमारे पास सोडियम आयन फॉर्म हो गया, हम उसको लिखेंगे। और आप जानते हैं कि जब भी किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है तो उसको आयोनाइजेशन का प्रोसेस कहा जाता है, और आयोनाइजेशन हमेशा गैसियस एटम के अंदर होती है, तो स्टेट सिंबल हो जाएगा गैस। ये आपके पास क्या है? फ्लोराइड आयन। इसको लिखते हैं, किसी भी एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो एलिमेंट नीड्स टू बी इन गैसियस स्टेट, ऑलराइट, इसलिए मैंने गैसियस एटम लिखा। ये कैटाइन है, ये एनाइन है, दोनों आपस में कंबाइंड होंगे और कंबाइंड होकर कन्वर्ट हो जाएंगे सोडियम फ्लोराइड में। ये जो आपके पास सोडियम फ्लोराइड आया ये एक आयनिक कंपाउंड है, एंड ऑब्वियसली इस आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्डिंग होगी, और इस कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी बिटवीन कैटाइन एंड बिटवीन एनाइन, एंड अकॉर्डिंग टू ओ लेवल केमिस्ट्री ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, इसलिए इसका स्टेट सिंबल सॉलिड। ठीक। सो किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है तो आयनाइजेशन, और आयनाइजेशन हमेशा गैसियस स्टेट के अंदर।
और किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होगा, गेन होगा, तो उसके लिए भी जरूरी है कि एलिमेंट गैसियस स्टेट के अंदर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपने ओ लेवल केमिस्ट्री पढ़ी है, आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैं उस कॉन्सेप्ट को रिपीट करता हूं। कॉन्सेप्ट ये है कि बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, एंड एक्सोथर्मिक मींस लॉस ऑफ एनर्जी। तो आप नोट करो, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, व्हिच मींस it is a bond forming process, and therefore it is always exothermic. So whenever an ionic bond is formed, whenever an ionic compound is formed, always energy is given off. उस एनर्जी का क्या नाम है, वो A2 में। लेकिन आज की डेट में बस इतना याद रखो कि भाई जब भी आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो हम यहां लिखते हैं, इट इज अ बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस एंड सो इट इज एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या था ओ लेवल केमिस्ट्री में? एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, जैसे मैंने सोडियम फ्लोराइड की फॉर्मेशन की है, बाकी तमाम आयनिक कंपाउंड्स की भी एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे फॉर्मेशन होगी। दैट्स हाउ यू नीड टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट। अब look at the board very carefully. See guys, I've told you the size of cation is always smaller than that of the neutral element, right? Whereas the size of anion is always greater than that of the neutral element. So on the basis of this information, मैं ये conclude कर सकता हूं कि सोडियम आयन का साइज स्मॉलर होगा, उससे ज्यादा रेडियस नियॉन का होगा, और सबसे बिगर रेडियस किसका होगा? फ्लोराइड आयन का। एंड यू आर गोइंग टू get one question on this concept in the paper. समझ आ रही है बात? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि भाई सोडियम आयन का स्मॉलर रेडियस है and fluoride ion has larger radius. Okay, let's move on to the next page. Let's see what we have in this topic again. Okay, according to O level chemistry, all ionic compounds exhibit crystal lattice structure. So let's talk about that. Next page. Ionic compound exhibits giant crystal lattice structure. ओके, जॉइंट पे डिस्कशन पहले भी कर चुका हूं मैं। जॉइंट का मतलब होता है बिगर मॉलिक्यूल, आई मीन बिगर, लार्जर। और क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं? इट इज अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन विच cations and anions are arranged in a regular pattern. Three-dimensional structure
in which cations and anions are arranged in regular pattern or regular manner. तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एग्जाम्पल्स कुछ कोट करते हैं आपके लिए. दिस इज सोडियम फ्लोराइड, then sodium chloride, then potassium fluoride, potassium chloride, calcium oxide, magnesium oxide. इन तमाम एग्जाम्पल में एक खास बात है, अगर आप नोटिस करें, इन तमाम एग्जाम्पल के अंदर आपके पास एक मेटल है और एक नॉन मेटल है. तो आपके पास क्या है, वन मेटल एंड वन नॉन मेटल. इसका मतलब इन तमाम एग्जाम्पल्स में रेशियो बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल is 1:1. So whenever you find 1:1 का रेशियो in any ionic compound, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर की डायग्राम ये बनाओगे आप, और ये डायग्राम पेपर 2 में बनवाता है बच्चों से, तो आपको बनानी आनी चाहिए. सही है. तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी, और डायग्राम में कलर्स यूज करूंगा सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि पहले किसको बनाना है, बाद में किसको बनाना है. देखो ये लिखा है मैंने प्लस, राइट, और ये एक्चुअली किसके साथ कनेक्ट होगा, माइनस. दो माइनस एक साथ नहीं लिख सकते, दो प्लस एक साथ नहीं लिख सकते अकॉर्डिंग टू ओ लेवल फिजिक्स, क्योंकि दे विल रिपेल ईच अदर. एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखा जाएगा. अगर ये माइनस है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस. अगर ये प्लस है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस. और ये क्या हो जाएगा, सही है. दिस इज माय फर्स्ट स्टेप ऑफ द डायग्राम. सेकंड स्टेप में क्या करूंगा, ये प्लस है तो ऑब्वियसली इसको क्या लूंगा मैं, माइनस. और अगर ये माइनस है तो ऑब्वियसली हम इसको क्या करेंगे, प्लस. अगर ये प्लस है तो ऑब्वियसली मैं इसको क्या लूंगा, माइनस. ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया. थर्ड स्टेप, अगर ये प्लस है तो इसको हम क्या लेंगे, माइनस. और अगर ये माइनस है तो हम इसको क्या लेंगे, प्लस. अगर आपने ये पूरी डायग्राम बना दी, यू विल गेट फुल मार्क्स इन पेपर 2. अब जहां प्लस है वहां कैटाइन मेंशन करोगे, जहां माइनस है वहां क्या मेंशन करोगे, एनाइन. अगर वो कैल्शियम ऑक्साइड बनवाएगा तो यहां क्या मेंशन करोगे, कैल्शियम. यहां क्या मेंशन करोगे, ऑक्साइड. इतना तो चेंज कर सकते हो ना तुम चीजों को. अब जाहिर सी बात है, हमने ये कहा हुआ है कि भाई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, तो 3 डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट भी तो देना जरूरी है ना. तो 3 डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस तरह से लिखते हैं. ये माइनस है तो ऑब्वियसली इसको किसके साथ कनेक्ट करूंगा मैं, प्लस. ठीक है. तो अगर आपने इस तरह से डायग्राम बनाई तो ऑब्वियसली फुल मार्क्स विद द क्रेडिट्स. तो क्रेडिट्स आप जानते हैं क्या होता है, एक्सप्लेन कर चुका हूं. सो ये जो जितने कंपाउंड्स आपने लिखे हैं, इन तमाम कंपाउंड्स की डायग्राम यही बनेगी. तो क्वेश्चन इज क्या सर, 1:1 के अलावा कोई और डायग्राम पूछ सकते हैं, कभी भी नहीं पूछेंगे क्योंकि सिलेबस में नहीं है वो आपके. 1:1 का रेशो सिलेबस में है, यही डायग्राम बना के देनी है. देखो ये एक क्रिस्टल की डायग्राम है ना. लैटिस तो बहुत मल्टीपल लेयर्स होती हैं लैटिस के अंदर. लैटिस के अंदर मल्टीपल लेयर्स होती हैं, और मैंने उस लेयर में से एक क्रिस्टल बनाया है.
लेकिन अगर मैं पूरा लैटिस बनाऊं तो उसमें से एक कंक्लूजन मिलेगा। मैं कंक्लूजन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। कंक्लूजन ये है, और ये ओ लेवल्स में भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वन सोडियम आयन holds 6 chloride ions in the crystal lattice। यानी लैटिस की बात हो रही है, क्रिस्टल की बात नहीं हो रही। एंड वाइस वर्सा भी लिख सकते हो। सही है। तो एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन को होल्ड कर सकता है। सिमिलरली एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयंस को भी होल्ड कर सकता है। सो दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिड देयर इन ओ लेवल्स, फिर भी मैंने रिपीट किया है बिकॉज मैं आई एम गोना यूज इट इन द लेक्चर, मोस्ट लाइकली आज ही की क्लास में। सो दिस इज ऑल अबाउट जाइंट क्रिस्टल लैटिस, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, कैसे बनाओगे, किस चीज का ख्याल रखोगे, क्रेडिट कैसे मिलेगा, पॉइंटर्स क्या क्या होने चाहिए, कौन सी चीज सिलेबस में है, कौन सी नहीं है सिलेबस में। ठीक है। Let's do dot and cross diagrams of ionic compound, and for that we need to move on to the next page. Are we done, guys? When we're done, let's move on to the next. Okay, so let's talk about the dot and cross diagram. Dot and cross diagram for ionic compounds. What simple सा लॉजिक है, और लॉजिक समझाने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट? सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज sodium oxide. First example is sodium oxide, Na2O. पहले तो बेसिक आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द बेसिक्स नाउ। भाई स्ट्रेट बात, स्ट्रेट अवे हम ये कह सकते हैं कि सोडियम आयन है मेरे, सोडियम एटम है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। सिमिलरली ऑक्सीजन एटम भी हमारे पास, इट हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 8। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 and 2p4. So remember one thing, कि oxygen has oxygen has 6 valence electrons, right? कोई इशू तो नहीं है? Okay. uh, let's make the diagram now. सही है जनाब? ये हमने ऑक्सीजन लिखा है, एंड वी नो कि ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो मैं उन 6 इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, and this one is 6. All right. Now we have 2 sodium, right? जो 2 सोडियम है उनको हम बनाते हैं यहां पर। दिस इज सोडियम आइन। वन मोर टाइम। दिस इज सोडियम।
Okay, guys, look. Don't write. Look at the board. Sodium has one valence electron. जब भी अपने वैलेंस शेल से वन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जाहिर सी बात है इस सोडियम के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, प्लस। और ऑब्वियसली जब यहां से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, एम्प्टी। उस एम्प्टी ऑर्बिटल को इस तरह से दिखाएंगे। एग्रीड ऑन दैट? आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस ऑर्बिटल, दिस ऑर्बिटल इज गोइंग टू बी एम्प्टी। 3s जीरो हो जाएगा ना, तो जब जीरो हो जाएगा तो मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं दिखा सकता, एज इट इज छोड़ दिया मैंने। एग्रीड? अब जाहिर सी बात है सेम रूल इज एप्लीकेबल फॉर दिस सोडियम आयन, तो मैं यहां पर भी चार्ज क्या लगाऊंगा, प्लस। नोट करना, इस सोडियम ने जो अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो ऑक्सीजन गेन करेगा अपने वैलेंस शेल में, विच इज व्हाई दैट इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। इस सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो ये ऑक्सीजन अपने वैलेंस शेल में गेन करेगा, विच इज व्हाई दैट रिप्रेजेंटेड बाय डॉट अगेन। तो ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए इस वक्त, सोडियम के 2, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, 2 माइनस। एंड गाइस याद रखना कि कंपाउंड में जिस एलिमेंट की क्वांटिटी कम होती है उसको सेंटर में लिखा जाएगा, और जिस एलिमेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है उनको कॉर्नर पे लिखा जाएगा हमेशा। एग्रीड? एक और चीज हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया आपको, द साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर, द साइज ऑफ एनाइन इज बिगर। तो अगर आपने इस बात का ख्याल रखा कि कैटाइन का स्मॉलर डायग्राम और एनाइन की रिलेटिवली बिगर डायग्राम, तो मार्क्स के साथ क्रेडिट्स इन पेपर 2। लेट्स टॉक अबाउट मैग्नीशियम फ्लोराइड। मैग्नीशियम फ्लोराइड का जो कॉन्सेप्ट होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का भी वही कॉन्सेप्ट है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड का भी वही कॉन्सेप्ट है, और मैग्नीशियम आयोडाइड का भी वही कॉन्सेप्ट है। ओके, सेम कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हमारे पास है मैग्नीशियम। इट हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 12। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, and the other element is fluorine atom. It has an atomic number of 9, so configuration is going to be 1s2 2s2 2p5. Remember one thing, कि fluorine has 7 valence electron, और हमने कहा हुआ है कि जिस एलिमेंट की क्वांटिटी कम होती है कंपाउंड में उसको हम सेंटर में बनाएंगे। तो दिस टाइम हम मैग्नीशियम को कहां पर बनाएंगे, सेंटर में, और फ्लोराइड्स को कहां बनाएंगे, कॉर्नर पे या साइड्स में। ठीक है, तो लेट्स डू दिस। ये आपका मैग्नीशियम हो गया, एंड ऑब्वियसली वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूवल के बाद वो शेल एम्प्टी होगा, इसलिए मैं उसमें कोई इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं कर रहा हूं। So it has 2 plus charge. Okay, now we have fluoride ions, and fluorides are anion, so size of anion is relatively bigger. इसी तरह से एक और हम बनाएंगे, ये आ गया। See guys, let's distribute the electron first, then you can copy. Okay, oops. Okay, look, fluorine has 7 valence electrons, and those 7 valence electrons are represented by cross 1 2 3 4 5 6 and 7। फिर यहां पर 1
2, 3, 4, 5, 6, and 7. Agreed on that? Magnesium loses 2 electron from its valence shell, right? उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला फ्लोरीन एटम गेन करेगा, which is why हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे डॉट से, and therefore it carries negative charge. मैग्नीशियम का जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो ये फ्लोरीन एटम अपने वैलेंस शेल में गेन करेगा और उस इलेक्ट्रॉन को हम इस डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, which is why this fluorine exhibits slight negative charge, and that's how we can write the dot and cross diagrams of magnesium fluoride. Any problem? How about aluminum oxide? Can you draw that? तो आप एक एल्यूमिनियम बनाओगे, उसकी इस तरह से देखो, इस तरह से देखो, मैं आपको आइडिया थ्रो कर देता हूँ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए हम क्या करेंगे? हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए करेंगे ये कि हम ये एल्यूमिनियम लिखेंगे, दैट्स व्हाट यू हैव डन इन ओ लेवल्स, राइट? इस पे 3+ चार्ज, और क्योंकि इसके 2 एटम्स है तो यहाँ 2, और ऑक्साइड बनाओगे तो रिलेटिवली बिगर डायग्राम, ये ऑक्साइड हो गया। ऑक्साइड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई? 6, ठीक है, उसमें से ये गेन कर रहा होगा, उस पर 2 नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ 3 लगा होगा। दैट्स हाउ यू कैन राइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। ओके, यू कैन इवन चेक। ऑलराइट, oxide has 2 minus charge. Okay, so हम बेसिकली यहाँ क्लासरूम में कुछ बच्चे काम कर रहे हैं, तो हम उनके लिए हम अभी डन। Okay, so let's move on to the next page, and this time हम general properties of ionic compounds डिस्कस करेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आपने ओ लेवल्स में भी डिस्कस किया है, हम उसको थोड़ा सा अपग्रेड करके बताएंगे। सबसे पहली हमारे पास है सॉलिड, oops, wait, my bad, that's states. So state is solid at room temperature and pressure, solid at RTP. The next is volatility. Volatility means substances can evaporate at RTP. Since the substance is solid, cannot evaporate, which means all ionic compounds are non-volatile. Non-volatile means they cannot evaporate. That is, they cannot evaporate. Okay, and those who can evaporate are generally called volatile. Okay, so all ionic compounds are non-volatile. Number 3, electrical conductivity. सी आयनिक कंपाउंड जो है ना वो 3 तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी उसी हिसाब से हम शेयर करेंगे आपके साथ। अगर आयनिक कंपाउंड मोल्टन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं ड्यू टू हीटिंग, तो फिर उसमें फ्री मोबाइल आयंस होंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इसका मतलब मोल्टन को हम और क्या कह सकते हैं? लिक्विड, दैट मींस विदाउट वाटर, और वो हीटिंग के थ्रू आएगा, खुद ब खुद नहीं हो सकता, ठीक है, वो हम करेंगे उसको हीटिंग के थ्रू। सो इन मोल्टन, that is in liquid state, which means without water, can conduct electricity, can conduct electricity .
due to the presence of free mobile ions. सेकंड, अगर मैं आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो फिर एक्वस मीडियम हो जाएगा, और जब एक्वस मीडियम होगा तो उसमें भी फ्री मोबाइल आयंस अवेलेबल होंगे, उस केस में भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा. सो इन सॉल्यूशन और इन एक्वस फॉर्म, in aqueous form can conduct electricity due to the presence of free mobile ions. ओके, बट हम सब जानते हैं कि सारे के सारे आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो इन सॉलिड दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री मोबाइल आयंस. सो हम यहां लिखेंगे इन सॉलिड they cannot conduct electricity due to the absence of free mobile ions. Okay, so let's talk about the solubility of ionic compound, and for that let's move on to the next page. Okay, so let's move on, and kindly be attentive during the lecture because ये बहुत complicated है, बहुत difficult है. Let's move on to the next page, that is fourth, solubility. Ionic compounds are soluble in water except aluminum oxide. आपको याद है आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस की थी, एक्सट्रैक्शन की थी, और उसमें आपने सॉल्वेंट वाटर को यूज नहीं किया था, मोल्टन क्रायोलाइट को यूज किया था, और उसकी वजह ये थी कि वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता. सही है, सो ये याद रखिएगा, इट्स अ फैक्ट. लेकिन जब डिसॉल्व होता है तो फिर क्या होता है, जरा ये भी देख लो आप, एंड दैट्स इंटरेस्टिंग. लेट्स सपोज सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं. अगर हम इसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में प्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली ये डिसॉल्व होगा, और जब ये डिसॉल्व होगा तो ये कन्वर्ट होगा एक्वस सोडियम आयन में एंड एक्वस क्लोराइड आयन में. किसमें कन्वर्ट होगा, एक्वस सोडियम आयन एंड एक्वस क्लोराइड आयन. क्या मतलब है इस बात का, व्हाट डू यू मीन बाय एक्वस सोडियम आयन? एक्वस का मतलब होता है विद वाटर, एक्वस का मतलब होता है विद वाटर. तो मुझसे स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि अगर सोडियम आयन के साथ वाटर है उसको मैं लिखूंगा कैसे, अगर क्लोराइड आयन के साथ वाटर में उसको लिखूंगा कैसे? मैंने कहा दैट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस दिस. मैंने कहा जनाब ये आपके पास है सोडियम आयन,
एंड ऑब्वियसली इस सोडियम आयन के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल होंगे, तो मैं वो वाटर मॉलिक्यूल बना देता हूं। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे जनाब, यहां पर रखेंगे ऑक्सीजन और ये वाटर के दोनों हाइड्रोजन। एंड ऑब्वियसली बेटा ये प्लस है, तो ऑक्सीजन नीड्स टू बी माइनस। ऐसे ही होगा ना, दो प्लस दो माइनस नहीं इंटरेक्ट कर सकते, एक अगर सोडियम प्लस है ऑक्सीजन हैज टू बी माइनस। ओके, सेम हियर। और यहां पर भी ऑक्सीजन क्या होगा, नेगेटिव। सेम हेयर। इसका मतलब मैं इस सोडियम के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल अटैच कर देता हूं। ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ना, इसको कहते हैं सोडियम, एक्वस सोडियम आयन। क्या कहते हैं, एक्वस सोडियम आयन। इसको क्या कहते हैं, एक्वस सोडियम आयन। ओके, एनी प्रॉब्लम? गुड। अब हम क्लोराइड की डायग्राम बनाएंगे, और क्लोराइड की डायग्राम के लिए भी हम कुछ इसी तरह की डायग्राम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली क्लोराइड इज अ नेगेटिवली चार्ज, तो वो ऑक्सीजन के साथ तो इंटरेक्ट नहीं करेगा कभी भी, है ना, बिकॉज दो माइनस दो प्लस कभी भी इंटरेक्ट नहीं करते। इंटरेक्शन के लिए उसको क्या चाहिए, वाटर का हाइड्रोजन। सो वाटर का हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। एंड ऑब्वियसली अगर क्लोरीन माइनस है तो हाइड्रोजन क्या होगा, प्लस। सेम हेयर। सेम हेयर। यहां पर भी सेम सिचुएशन होगी। और यहां पर भी सेम सिचुएशन होगी। अब यहां एक क्वेश्चन है, स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये दोनों हाइड्रोजन इंटरेक्ट कर सकते हैं इस माइनस के साथ, कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, टोटल फियास्को अगर बना दिया मैंने तो मैंने डायग्राम को बहुत सिंपल रखा है, एंड इट्स गोइंग टू बी एक्सेप्ट इन द पेपर एज वेल। तो ये जो मैंने पूरा बनाया है, इसको तुम क्या कहते हो, एक्वस सोडियम आयन। इसको तुम क्या कहते हो, एक्वस क्लोराइड आयन। और नोट करो, चूंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मैं इनको नाम दूंगा, दीज आर हाइड्रोस्फीयर। क्या नाम दूंगा मैं इनको, हाइड्रोस्फीयर। सही है। हाइड्रोस्फीयर का मतलब कैटायन और एनायन के चारों तरफ क्या है, वाटर। हैव यू नोटिस समथिंग इन दिस डायग्राम, व्हाट डिड यू नोटिस? ये देखो, लुक, look guys, look, one sodium ion holds 6 chloride ions, which is why one sodium ion holds 6 water molecule. Similarly, one chloride ion holds 6 sodium ion, which is why one chloride ion holds 6 water molecule. तो 6 से ज्यादा नहीं होते कभी भी, और 6 से कम भी नहीं होंगे कभी। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, ये माइनस है, ये प्लस है, तो जाहिर सी बात है ये जो डॉटेड लाइन बनाई है, ये कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी, ऐसे ही ना यार, बोलो यस और नो। ये भी आपके पास क्या है, माइनस, ये क्या है, प्लस, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो केमिस्ट्री में ना इसको कहा जाता है आयन डायपोल
अट्रैक्शन। सही है। अब तुम सोच रहे हो कि यार डायपोल क्या चीज आ गई है? सोच रहा है ऐसा कोई बच्चा? डाई का मतलब होता है टू, और पोल का मतलब होता है ऑपोजिट चार्ज। तो पूरी डायग्राम पे टू ऑपोजिट चार्ज ही तो हैं। और ये जो आयन डायपोल अट्रैक्शन है ना, इसको मैं केमिस्ट्री में क्या कहता हूं? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो दोनों टर्मिनोलॉजीज एक्सेप्ट कर लेगा एग्जामिनर। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और यार इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ओके, तो ये हमारा सॉलिबिलिटी है। लेट्स टॉक अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर द नेक्स्ट पेज। आप लिखो, 1 से 2 मिनट है अभी आपके पास, कंप्लीट करो। आई वेट। General Recording property in of progress. last general property of ionic compound. Again, it is very very important. You will find tons questions, especially in paper 2. So make sure कि बहुत समझदारी से बात सुने. Next is melting and boiling point. Melting point and boiling point. All ionic compounds have high melting and boiling point. All ionic compounds have high melting point and boiling point. Now the question is why? आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जॉइंट होता है। आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग होती है। आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए वी नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, व्हिच इज व्हाई ऑल आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैं आपको अभी कह रहा हूं, कभी क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस होती हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्ट्रक्शंस नहीं होती, लेकिन आंसर जब भी आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए दिया जाएगा, हमेशा इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग दिया जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग को लिखने का पेपर 2 में 2 मार्क्स होंगे। इंस्ट्रक्शंस नहीं गिवन होंगी क्वेश्चन के अंदर, बट ये मैंडेटरी है। बात समझ में आ रही है? सो हम यहां लिखेंगे आयनिक कंपाउंड्स have joint ionic crystal lattice. अब देखो मैंने एक स्मार्ट मूव ली है, मुझे स्ट्रक्चर भी मेंशन करना, तो मुझे बॉन्डिंग भी मेंशन करनी थी, है ना? तो देखो मैंने एक ही लाइन में दोनों चीजें मेंशन करी। जॉइंट लैटिस स्ट्रक्चर हो गया और आयनिक बॉन्डिंग हो गई। दैट्स द स्मार्ट वे ऑफ राइटिंग आंसर्स। ठीक है? सो आयनिक कंपाउंड हैव जॉइंट आयनिक क्रिस्टल लैटिस, they exhibit a strong electrostatic attraction, to overcome this attraction
more energy is needed. Hence, they have high melting and boiling point. Okay. Let's talk about some examples now. मैं यूजुअली डेटा याद करने के लिए कभी कहता नहीं हूं, लेकिन अगर मैं कहीं किसी भी जगह पे कोई एक वैल्यू याद करने के लिए कह दूं, इसका मतलब वो आपने प्रिपेयर करनी है, वैल्यू याद करनी है, वो वैल्यू, दैट वैल्यू विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एमसीक्यूज। ठीक है, क्योंकि डेटा कभी भी याद नहीं किया जाता, डेटा हमेशा प्रोवाइड किया जाता है। मैं ज्यादा नहीं, लेकिन सिर्फ दो जगह बोलूंगा कि जहां डेटा आपको याद करना होगा, एक एक वैल्यू याद करने के लिए बोलूंगा। फॉर इंस्टेंस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये वैल्यू याद कर लीजिएगा। वैसे कुछ बुक्स में 808 डिग्री सेल्सियस है, कुछ बुक्स के अंदर 802 डिग्री सेल्सियस से आप लिखेंगे तो मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा आपसे। ठीक है, सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ magnesium oxide is approximately 2800 degrees Celsius. Now, what's the reason behind the high melting point of magnesium oxide? Despite the fact that it is also ionic, it exhibits also giant crystal lattice structure. So, what's the reason behind that high melting point? The reason is magnesium के ऊपर 2+ चार्ज है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा कैटाइन एनाइन के ऊपर चार्ज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए। एग्रीड? तो हम यहां लिख देते हैं एक और पॉइंट, और ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। The higher the magnitude, the higher the magnitude of charge, the stronger the electrostatic attraction, the higher the melting and boiling point. And boiling point. Okay. On the basis of this, मैं यहाँ एक छोटा सा पॉइंट और शेयर करूंगा, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड is used as a refractory material in the lining of furnaces. And what is refractory material? Refractory material means do not decompose on heating. Do not decompose on heating. All right. So that's the end of ionic bonding. We are done with ionic bonding. Yeah. Okay.
ओके हम एक और टॉपिक कंटिन्यू करने लगे, फर्नेसेस। Okay. The next topic you haven't done in O levels, and the next topic is extremely challenging and important. How much time we have? 5 minutes. I can start the topic, but the problem is, अगर मैंने अभी टॉपिक को स्टार्ट किया तो वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा थर्सडे तक. So what we can do is कि हम अगली क्लास में इस टॉपिक को